आखिर इसको भी, इसकी इनसाइड स्टोरी समझते हैं, जो ये अवार्ड क्यों दिया जाता है और इस अवार्ड के बाद कैसे इस समाज में एक प्रगति आई और कैसे लोगों की सोच बदली है, आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे। बहुत से ऐसे लोगों को इस सम्मान से नवाजा गया है जिनके लिए पहला बड़ा मौका होता है। आप सोच करके देखिए, यहां ऐसे ऐसे लोग इस पुरस्कार पर आए जिसने अपने जो गांव की जो दहलीज पर पहली बार गांव की दहलीज के बाहर कदम रखा, पहली बार वो ट्रेन या बस में सफर करने के लिए चढ़े, पहली बार उन्होंने दिल्ली जाकर राष्ट्रपति भवन देखा, पहली बार देश की राजधानी देखी और ये पुरस्कार ग्रहण किया। आप सोच करके देखिए, इन पुरस्कारों का महत्व केवल उपलब्धि का सम्मान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन अनगिनत असामान्य हीरो की आवाज है जो अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही अनसंग हीरोज के बारे में बताएंगे। पद्म पुरस्कार हासिल करने के लिए आए इन गुमनाम नायकों में एक नाम, बड़ा शानदार तस्वीर सामने है। देखिए, लुंगी पहनकर और एक स्लीपर फ्लोटर डाल करके राष्ट्रपति भवन में आए ये शख्स, इनका नाम जानते हैं क्या है? इनका नाम है पंडी राम मंडावी, जो पारंपरिक लुंगी और फ्लोटर्स में ही पुरस्कार लेने पहुंच गए। दरअसल इस साधारण से दिखने वाले इंसान के काम कितने बड़े हैं, उसकी भी एक झलक देख लीजिए। ये पंडी राम मंडावी कौन है, आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के मुरिया आदिवासी समुदाय से आते हैं पंडी राम मंडावी। एक पारंपरिक काष्ठ कलाकार हैं, यानी वुड आर्टिस्ट हैं। लकड़ी से वो कलाकारी करते हैं, लकड़ी की नक्काशी में पारंगत हैं। ट्राइबल वाद्य यंत्र, काष्ठ शिल्प कला, छत्तीसगढ़ की मुरिया लकड़ी को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का श्रेय इस शख्स को जाता है, इस साधारण से दिखने वाले इंसान को जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी प्रतिभा से इस शख्स ने पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई है। बचपन से गरीबी में पले बढ़े पंडी राम मंडावी ने महंगे कपड़े पहनने या बड़े शहरों की चमक दमक की इच्छा नहीं की। जब वो पद्मश्री पुरस्कार लेने राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो वो अपने पारंपरिक लुंगी और फ्लोटर्स में ही आए। ये उनकी अपनी संस्कृति और पहचान के प्रति गर्व का प्रतीक था। उनकी कला सिर्फ लकड़ी की वस्तु में नहीं, बल्कि आदिवासी जीवन की कहानियां बयां करती हैं। उनका संघर्ष, समर्पण और आत्मसम्मान हमें सिखाता है कि सच्ची प्रतिभा और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। पंडी राम मंडावी की कहानी उन अनगिनत कलाकारों और कारीगरों के लिए एक प्रेरणा है, जो अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए अपनी कला से देश का नाम रोशन करते हैं। तो ये जो मंडावी हैं, ये आप देखिए कि जब राष्ट्रपति से मिल रहे थे तो उनको एक अलग तरीके की वो गर्व की अनुभूति हो रही थी उन्होंने सीधे तौर पर जो है ना तो अपनी वेशभूषा बदली, ना अपना परिधान बदला और ना ही जो उनके अपने काम बदले। उन्होंने कहा कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही जाऊंगा। इसी तरह के तमाम अनसंग हीरो एक एक करके उनको अवार्ड मिल रहे हैं। एक एक करके इन अनसंग हीरोज को जो है पहचान मिल रही है पद्म पुरस्कारों के जरिए। आज इन्होंने उसके बाद कहा भी कि दरअसल ये जो सम्मान मिला है ना, ये सम्मान मेरा नहीं, मेरे उन तमाम आदिवासियों का, उन तमाम क्षेत्र के लोगों का है जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया और जिनके मैं किसी तरह से काम आ पाया। अब 2025 के पद्म पुरस्कार पाने वाले ऐसे कई गुमनाम नायक और नायिकाएं हैं जिनकी कहानियां दिल छू लेने वाली हैं, जिन्होंने पहली बार राष्ट्रपति भवन जाकर पुरस्कार हासिल किया। ऐसी ही एक महिला है अरुणाचल प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में, जहां आज भी स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं। वहीं श्रीमती जुमदे योमगाम गामलिन, ये वो महिला है जिसने अपनी सेवा और समर्पण से सैकड़ों जिंदगियों को संवारा है। वो पिछले 10 सालों से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं और उन्होंने खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर उल्लेखनीय काम किया है। उनके प्रयासों से न केवल लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आई है, बल्कि गांव तक दवाएं, टीकाकरण और प्राथमिक चिकित्सा पहुंची है। और उनकी इसी निष्ठा और सेवा के लिए
भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। वो पहले भी राज्य पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। राष्ट्रीय सम्मान उनकी दरअसल इस यात्रा का एक पड़ाव है, एक नया आयाम देता है कि कैसे उन्हें पद्मश्री मिला। अगर जुमदे योमगाम गामलिन के बारे में बात किया जाए तो वो अरुणाचल की नारी शक्ति का प्रतीक है। उस नॉर्थ ईस्ट के इलाके का आप सोचिए वहां की जिंदगी कितनी दुरूह है, और वहां पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण के दिशा में काम किया, नशा मुक्ति के लिए काम किया। 1990 के दशक में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के कुछ गांवों से किया। क्यों? क्योंकि वहां पर गांजा और अफीम की खेती होती थी और उससे लोग नशे की गिरफ्त में जा रहे थे। उसके खिलाफ गामलिन ने आवाज उठाई। स्थानीय महिलाओं को, सामुदायिक नेताओं को, जिला प्रशासन को लामबंद किया और गेकू और कटान क्षेत्रों में नशे की खेती को समाप्त करवाया। 2013 में मदर्स विजन नाम से एक एनजीओ की शुरुआत की। 30 बेड वाले आध्यात्मिकता आधारित पुनर्वास केंद्र की स्थापना की, जहां 700 से ज्यादा लोगों को नशे की लत से बाहर निकाला गया। वो तमाम लोग जो नशे की गिरफ्त में थे, उन लोगों को बाहर लाए, इस पर लेकर के गए। यहां जाकर के उनको जो पुनर्वास किया गया, उनको नशे से बाहर किया गया। 2000 से ज्यादा अधिक महिलाओं को सशक्त बनाया और उसके बाद उन्हें यह अवार्ड मिला है। 30 बेड वाले आध्यात्मिकता आधारित जो पुनर्वास केंद्र है, उसमें किस तरह नशे की लत से लोगों को बाहर निकाला, वो अपने आप में एक मिसाल है। और उसी मिसाल की प्रतीक है गामलिन। उन्हें भी यह अवार्ड मिला है। अरुणाचल के उस इलाके साथी जहां लोग किसी को जानते नहीं हैं। अब आपको एक शख्सियत के बारे में बताते हैं। यह गुमनाम नायिका नहीं है, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जरूर है जो बिहार के छोटे से इलाके से आकर के पूरे दुनिया में लोक गायिका के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। वो अब हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन आज भी उन्हें उस सम्मान से नवाजा गया। प्रसिद्ध लोक गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा को मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें लोक संगीत, विशेषकर छठ महापर्व और विवाह गीतों के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। कौन नहीं जानता शारदा सिन्हा को? कौन शारदा सिन्हा के गीतों को नहीं गुनगुनाता? आप पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहीं भी चले जाइए, आपको हर तरफ शारदा सिन्हा के विवाह गीत और छठ गीत मिलेंगे। कोई भी छठ का आयोजन बगैर शारदा सिन्हा के गीत के हो ही नहीं सकता। ऐसी शख्सियत को सम्मान मिला है मरणोपरांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में यह सम्मान दिया उनके पुत्र अंशुमन सिन्हा को। अंशुमन सिन्हा ने वो अवार्ड लिया। शारदा सिन्हा के बारे में अगर हम बात करें तो शारदा सिन्हा को बिहार की कोकिला कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता था और बिहार की कोकिला डॉक्टर शारदा सिन्हा को कहा जाता है। 1 अक्टूबर 1952 को उनका जन्म हुआ बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में। एक छोटे से गांव में जन्मी शारदा सिन्हा कैसे पूरी दुनिया के सबसे बड़े मंच पर जाकर के जो है अपने आप को स्थापित करती हैं, वो अपने आप में लंबा सफर है। शारदा सिन्हा ने मैथिली, भोजपुरी, मगही और हिंदी भाषाओं में लोकगीत गाए। छठ पर्व और विवाह गीतों के लिए उन्हें विशेष पहचान मिली। और केवल गीत नहीं गाती थी, बॉलीवुड फिल्मों में भी उन्होंने कई गाने गाए। मैंने प्यार किया और गैंग्स ऑफ वसेपुर 2 जैसी फिल्मों में भी उन्होंने गीत गाए। और सबसे बड़ी बात है, वो तीनों पुरस्कार पाने वाली वो महिला हैं। पद्मश्री उन्हें 1991 में मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 में मिला, पद्म भूषण उन्हें 2018 में मिला और मरणोपरांत पद्म विभूषण 2025 में मिला। यानी कि 2001 में पद्मश्री, 18 में पद्म भूषण और 2025 में पद्म विभूषण, यानी कि सर्वोच्च तीनों सम्मान पाने वाली वो मुझे लगता है बिरली महिला है। शारदा सिन्हा का निधन 5 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ और ठीक उस वक्त हुआ था जिस वक्त छठ का महापर्व शुरू हो रहा था, जिस वक्त हर तरफ छठ मैया के पर्व में शारदा सिन्हा के गीतों को गाया जा रहा था। उसी वक्त वो गोलोकवासी हो गई। ऐसी शख्सियत को सम्मान मिला है। एक लंबी फहरिस्त है। अब आपको एक और शख्सियत के बारे में बताता हूं जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। साध्वी ऋतंभरा
जिन्हें लोग दीदी मां के रूप में जानते हैं। आपको याद होगा जब बाबरी ढांचा विध्वंस हुआ था, उस वक्त भी साध्वी रितंभरा को इसका दोषी माना गया था। लिब्राहन आयोग ने बतौर आरोपी पेश की गई थी, लेकिन बाद में वो बरी कर दी गई। लेकिन वो उनका एक परिचय है। लेकिन दूसरा परिचय, वो एक आध्यात्मिक वक्ता ही नहीं बल्कि सामाजिक पुनर्निर्माण, बाल कल्याण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उन्होंने अद्वितीय अद्भुत काम किए हैं। उनकी यात्रा त्याग, करुणा और सेवा की मिसाल है। उनका वात्सल्य ग्राम की कल्पना ने अनाथ और परित्यक्त बच्चों को एक परिवार दिया। उन्हें पद्म भूषण से सम्मान से नवाजा गया है। साध्वी रितंभरा के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने तिरस्कृत बच्चों को परिवार, शिक्षा और आत्मसम्मान मिले, उसी भावना से उन्होंने वात्सल्य ग्राम की स्थापना की, जो मथुरा में है। मथुरा में एक आश्रम नुमा गांव है जहां वात्सल्य ग्राम बनाया गया है। उस वात्सल्य ग्राम में अनाथ बच्चे, महिलाओं, वृद्धों को एक संयुक्त परिवार के रूप में वहां रखा जाता है। लड़कियों को शिक्षा, खेल, कला, आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। वहां हर बच्चा अनाथ नहीं होता, बल्कि किसी का भाई, बहन या बेटा बेटी बनकर वो बड़ा होता है। तो इस तरह के काम की वजह से उन तिरस्कृत बच्चों को और अनाथ बच्चों के लिए वो मां बन गई। इसीलिए उन्हें हर कोई दीदी मां के नाम से जानता है। और ये जो काम है वो अपने आप में अद्वितीय है। उन्होंने उन तमाम बुजुर्गों को सहारा दिया, अनाथ महिलाओं को सहारा दिया, अनाथ बच्चों को सहारा दिया। और वात्सल्य ग्राम अपने आप में एक ऐसा गांव बना दिया है जो वहां कोई अनाथ नहीं है। पूरा सबका परिवार, किसी के दादी बाबा है, किसी के दादी है, किसी के चाचा चाची, किसी कोई, पूरा एक परिवार बना दिया। वो कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना वहां जाकर चरितार्थ हो रही है। अब आपको एक और शख्सियत के बारे में बताता हूं जिनको पद्म विभूषण सम्मान से विभूषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस सीजेआई जगदीश सिंह खेहर को देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला है। भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान इससे बहुत बड़ी है। उन्होंने 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया। केरला में लव जिहाद केस की जांच एनआईए को सौंपी। जो 3 तलाक का मसला था ना, वो बहुत पेचीदा मसला था। उस पर उनकी राय जरूर अलहदा थी, लेकिन उन्होंने कहा था संसद उस पर कानून बनाए और आंशिक जो आदेश पारित किए थे। निजता को मौलिक अधिकार का दर्जा देने वाले पीठ में वो शामिल थे। क्या क्या काम किए हैं जगदीश सिंह खेहर ने, आपको ये भी बताते हैं। सर्वोच्च पद पर नियुक्त होने वाले वो पहले सिख थे। 28 अगस्त 1952 को नैरोबी केन्या में उनका जन्म हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पहले ऐसे सीजेआई बने जिनका जन्म विदेश में हुआ, बाद में उन्हें भारतीय नागरिकता मिली और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद पर, यानी देश के न्यायिक प्रणाली के सर्वोच्च पद पर जाकर के पहुंचे। 1965 में उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई। 4 जनवरी 2017 को वो भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश बने। 27 अगस्त 2017 को वो सेवानिवृत्त हो गए। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग यानी एनजीएसी को असंवैधानिक घोषित करने का सबसे बड़ा फैसला सीजेआई जगदीश सिंह खेहर ने ही लिया था। वो जब संविधान पीठ बैठी उसमें फैसला उसे असंवैधानिक घोषित किया। इतना ही नहीं, एक और बड़ा फैसला खासा चर्चा में रहा। गोपनीयता को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के साथ जोड़ने का जो बड़ा काम था वो भी उन्होंने किया। 3 तलाक जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा, वो फैसला 3 तलाक पर ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और उस संविधान पीठ में भी जगदीश सिंह खेहर शामिल थे। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में जो आदेश जारी किया गया था, वो आदेश भी पूर्व सीजेआई जगदीश सिंह खेहर ने दिया था। तो उनके तमाम बड़े फैसलों के लिए कानून में उनकी लंबे समय तक उन्होंने जिस न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया, उन्होंने अपनी जिस ईमानदारी के साथ एक के बाद एक तमाम फैसले लिए,
वो फैसले अपने आप में याद किए जाएंगे।